अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मानूर मेराज और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वफाकी बजट हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अबूरी हुकूमतें कायम हैं। और मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि अबूरी हुकूमतें क्या बजट पेश कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो उनका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, आइन का जो सेक्शन 126 है वो तो ये कहता है कि अगर प्रोविंशियल असम्बली मौजूद ना हो तो जो निगरान हुकूमत है वो सिर्फ 4 माह का बजट पेश कर सकती है, सिर्फ 4 महीने का बजट पेश कर सकते हैं। मतलब आइन की ये मंशा है कि निगरान हुकूमतें 4 माह से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, लिहाजा सेक्शन 126 उनको 4 माह का बजट पेश करने का इख्तियार देता है। अब इसका मतलब है कि पंजाब और केपी में जो निगरान हुकूमतें हैं वो 1 साल का बजट नहीं पेश कर सकेंगी, वो उनके फ़िनांस मिनिस्टर सिर्फ 4 माह का बजट पेश करेंगे और वो 4 माह के बजट को ही चलाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल है इसमें कि पंजाब की असम्बली जनवरी 14 को टूटी, आज 6 माह हो गए हैं, 6 माह उन्होंने एक्सपेंस किए हैं। ठीक है, मुज़म्मिल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। उस्मानी साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगी कि कल जिस तरह बजट पेश किया गया है और इस वक्त पंजाब और केपी में अबूरी हुकूमतें कायम हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है कि अबूरी हुकूमतें बजट पेश कर सकें, और अगर इजाज़त देता है तो क्या तरीक़ेकार होगा उनका? नहीं, देखिए, बजट पेश करने का कोई ज़रूरी है कि वो हुकूमत जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो भी ऑफिस होल्ड कर रहा हो मिनिस्टर का, वो कर सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शाइक उस्मानी साहब, सेक्शन 126 बड़ा क्लियर है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स एट एनी टाइम when the provincial assembly stand dissolved, the provincial government may authorize expenditure from the provincial consolidated fund for 4 months not exceeding 4 months in any financial year। इसका मतलब वो साल का बजट तो पेश नहीं कर सकते, 4 माह से ज़्यादा का भी पेश नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, इशू यहाँ पे ये होता है कि जब एक केयरटेकर गवर्नमेंट, तो वो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है इन प्लेस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो टाइम लिमिट है उसके लिए वो अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह पर वो एक गवर्नमेंट होती है और उसको वही राइट्स होते हैं, वही पावर्स होती हैं जो कि दूसरी गवर्नमेंट को होती है। अब ये जो टाइम का फ़र्क है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि टाइम मुकर्रर टाइम हो आइन में उस दौरान नहीं होती, तो उसकी वजह से वो इलीगल नहीं होती है आर्टिकल 254 में। पर अगर सेक्शन 126 4 माह के लिए कहता है तो निगरान हुकूमतों को अभी 6 माह हो गए हैं, तो उन्होंने 6 माह जो अखराजात किए हैं, तो अगर उनको इजाज़त ही सिर्फ 4 माह के अखराजात की है तो अब वो मज़ीद 4 माह का करेंगे तो वो तो 10 माह के अखराजात कर लेंगे। ये कितने भी कर रहे हैं तो इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर कोई टाइम लिमिट मुकर्रर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर वो किसी वजह से नहीं पूरी होती, जो कि यहाँ पर नहीं पूरी हुई क्योंकि अभी तक इलेक्शंस कोई मौजूद है, केस मौजूद है, कोर्ट ने भी कुछ अभी तक नहीं किया, तो उस सूरत में तो वो बजट तो बनना ही है ना। बजट के तो गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, हुकूमत चल ही नहीं सकती। तो इस वजह से अगर देर हो जाती है तो उस सूरत में आर्टिकल 254 असिस्टेंस के लिए आता है कि वो इलीगल नहीं हो। तो लेकिन ये बजट तो फिर निगरान हुकूमतें कहीं से मंजूर तो नहीं कराएंगी, खुद ही जो पेश कर देंगी, खुद ही पास कर देंगी, खुद ही उसको पे इम्प्लीमेंट कर लेंगी। वो जो एक है कि किसी असम्बली से अप्रूव हो कटौती की तहरीकें, वो प्रोसेस तो हो नहीं सकता। तो फिर ये निगरान हुकूमतें अगर 2 साल भी चलें तो आप ये कह रहे हैं कि 54 के तहत और उसके तहत फिर ये 2 साल भी चलाई जा सकती हैं। ये अब तो ये तो एग्जैजरेशन है ना कि 2 साल चलेगी, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से और कोर्ट में केस की वजह से। तो ये जो दूसरा व्यू है कि 90 दिन के बाद इनकी आईनी हैसियत ख़त्म हो गई है और दे आर नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स,
तो एक गैर इस तरह की पिटिशंस भी हाई कोर्ट्स में की जा रही हैं उनके खिलाफ। तो गैर आइनी हुकूमत जिस सबजुडिस है, जिसका आइनी होना, वो बजट पेश करेगी और उसको मंजूर कराएगी, तो वो बजट भी सबजुडिस है, या किसी पिटिशन के ज़रिए कोई कोर्ट उन्हें बजट पेश करने से रोक भी सकता है कि आपकी तो अपनी पोजीशन कौन सबजुडिस है, आप बजट ना पेश करें? नहीं, कोर्ट कैसे रोक सकती है? देखिए, बजट बनाना जो है ये इलेक्ट काम होता है, कोर्ट का काम नहीं होता। कोर्ट उसको नहीं रोक सकती क्योंकि वो टेक्निकली स्पीकिंग वो चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस के, और वो केयरटेकर लेकिन हैं चीफ मिनिस्टर, और उनको वही पावर है, चीफ मिनिस्टर की पावर होती है। अब ये है कि क्योंकि उसमें आईनी प्रॉब्लम है और वो टाइम पे मुकर्रर नहीं हो सका, तो ये उनका। लेकिन शाइक साहब, आइन में तो 90 रोज की बात की जा रही है ना, तो 90 रोज तो कब से गुजर गए हैं। तो अगर कोर्ट इस चीज का ऑर्डर लेता है और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये गैर आइनी है, तो बजट का क्या बनेगा और केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या बनेगा फिर? देखिए, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये आइन में लिखा हुआ है, ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आर्टिकल 254 में ये चीज है कि अगर कोई चीज की बुनियाद मुकर्रर है आइन में, शिक में, और उस दौरान ये काम नहीं होता, तो वो चीज अगर बाद में होती है तो इलीगल नहीं होती। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान गवर्नमेंट को कोई भी नया तरक्याती मंसूबा शुरू करने से मना किया। उन्होंने कहा आप निगरान हैं, आपका क्या काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का। उन्होंने उन्हें कोई और इनिशिएटिव लेने से भी रोका कि आप निगरान हैं, ये आपका काम नहीं है। अब जब वो तनख्वाहें बढ़ाएंगे 35-35%, 25-25% पेंशन बढ़ाएंगे, तो आपका ख्याल है वो ये नहीं कहा जा सकता कि निगरान हुकूमत का क्या काम है तनख्वाहें बढ़ाए, क्या काम है पेंशन बढ़ाए, क्या काम है पीएसटीपी को 4 महीने के लिए चलाए। तो जब कोर्ट उन्हें पहले रोक सकती है कि आप कोई सड़क नहीं बना सकते, कोई अंडरपास नहीं बना सकते, तो फिर वो तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। नहीं, तनख्वाहें बढ़ाना एक अलग चीज है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक अलग चीज है। तनख्वाह तो बढ़ाते हैं, आप बढ़ाते हैं कि इन्फ्लेशन रेट है और लोगों की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए बढ़ा रहे हैं। जो डेवलपमेंट चीज एक अलग जगह है, उसको रोक सकती है कोर्ट। ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है ना कि अगर कोर्ट समझती है, इसको एग्जामिन करती है कि जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि ये जो है इलीगल है और वो बना ही नहीं सकते, ये नहीं कह सकते। अगर वो कहती है तो आपकी हुकूमत क्या जाएगी, मुल्क क्या जाएगा। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सेक्शन 126 कहता है कि वो 4 माह का बजट पेश कर सकते हैं, और अगर 4 माह में इलेक्शन नहीं होते तो कहीं आइन में नहीं लिखा कि वो दूसरी दफ़ा भी 4 माह का पेश कर सकते हैं, तीसरी दफ़ा भी 4 माह का पेश कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में एक 4 माह का पेश करने के बाद वो दोबारा कर सकेंगे या दोबारा 4 माह का बजट नहीं पेश कर सकते? नहीं, वो 4 माह के बाद तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तो कोर्ट देगी सैंक्शन। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ बात करने का। बिल्कुल महानूर सवाल तो है कि 4 माह में का बजट, पिछला जो उन्होंने 6 महीने गुजारा वो बजट पीछे मंजूर था और वो उसको इस्तेमाल करते रहे, तो वो एक अलग बात है कि उन्होंने जून तक वो बजट यूज और कर अगर कोर्ट के ऑर्डर पे भी बात की जा सकती है ना, अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बजट किस तरह पेश करती है, और बगैर बजट के तो गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती ना। फिर तनख्वाहें रुक जाएंगी, फिर सरकार का सारा काम रुक जाएगा, पैसे तो खर्च करने हैं ना, बिल्कुल सरकार का निज़ाम तो चलना है। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि आइन में सिर्फ 4 माह है और एक ही दफ़ा आप बजट पेश कर सकते हैं। ये तो बड़ी इनके लिए बड़ा खुशकुन है कि असम्बलियाँ जनवरी में टूटी। अगर कहीं जून में से पहले मई में टूट जाती हैं और इन्हें जून में बजट पेश करना पड़ता और इस तरह 10 महीने निगरान चलाने पड़ जाते, तो ये 4 महीने बाद करते क्या? क्योंकि आइन में कतगन है आप 4 महीने से ज़्यादा का बजट नहीं पेश कर सकते। 6 महीने तो पहले ही हो गए हैं निगरान हुकूमतों को, और अब 4 महीने का और बजट पेश करेंगे। वैसे भी आज गवर्नमेंट का तो मूड है नवंबर में इलेक्शन कराने का, तो जून में बजट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तो गवर्नमेंट अभी और लेना ही चाहती है। तो मुज़म्मिल साहब, जिस तरह गवर्नमेंट का अभी नज़र नहीं आ रहा कि वो इंतखाबात की तरफ जाना चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार ये बात कही गई, हम अगले सेगमेंट में उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी तो पंजाब और केपी का बजट जो है वो लोगों के लिए, क्योंकि आज सिंध ने बजट पेश कर दिया। आप देखें सिंध ने जो कम अज़ कम उजरत है वो मरकज़ से ज़्यादा बढ़ाई है,
उन्होंने तनख्वाहें उतनी बढ़ाई हैं जितनी मरकज़ ने बढ़ाई हैं। अपना तरक्याती बजट, सिंध ने बजट, मुराद अली शाह साहब ने बजट पेश कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली तकरीर है कि अपोजिशन शोर नहीं मचा रही। डार साहब की भी पहली तकरीर थी जब कोई अपोजिशन शोर नहीं मचा रही थी, बड़ा सुकून था। अब सुकून से बजट तकरीरों का मौसम आ गया है, क्योंकि अपोजिशन तो है ही नहीं, ना सिंध असम्बली में ना मरकज़ में, कहीं कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो बड़े आराम से बजट पेश भी हुए हैं, पास भी हो जाएंगे। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ मौजूद हैं, वहाँ से बजट पास हो जाएंगे। मरकज़ में कौमी असम्बली मौजूद है, वहाँ से बजट पास हो जाएगा। सवाल पंजाब और केपी का है, जहाँ पर असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं। आइन कहता है कि वो 4 महीने का बजट पेश कर सकते हैं अगर हुकूमत ने नवंबर में इलेक्शन कराने हैं और हुकूमतें जाकर दिसंबर में आनी हैं, तो फिर अभी 6 माह हैं नई हुकूमतें आने में। 4 महीने का बजट होगा तो 2 महीने के गैप में क्या किया जाएगा? अगर नई हुकूमत दिसंबर में या दिसंबर एंड पे आती है तो एक गैप आ जाएगा, फिर उसके लिए नया बजट, क्योंकि अभी ये 4 माह का बजट पेश करेंगे। जो ईसीसी से आया है पीएसडीपी वगैरह, वो भी पंजाब और केपी के लिए 4 माह का ही आया है। तो मुजम्मिल साहब, लेकिन 4 माह में नई हुकूमतें आती नजर नहीं आ जा सकता है? इस 4 माह के बाद भी क्या बजट पेश किया जा सकता है? आइन में नहीं लिखा। सेक्शन 126 जो है वो एक दफ़ा 4 महीने के बजट की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि उस 4 महीने के बाद अगर दोबारा डिज़ोल्व हो तो आप दोबारा 4 महीने के लिए पेश कर लें। जो आइन है वो एक दफ़ा 4 महीने के बजट की बात करता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जून में बजट पास होगा तो 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बन जाएंगे। और अगर हुकूमत कह रही है कि मैंने इलेक्शन जाके नवंबर में कराने हैं और नई हुकूमतें दिसंबर में आनी हैं, तो फिर ये 6 माह का गैप बन जाएगा। ये बजट अगर पास होगा तो 4 माह का होगा, फिर 4 माह बाद क्या? तो मुजम्मिल साहब, नई हुकूमत के लिए तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। नहीं, पहले तो 2 महीने के मसाइल होंगे। इधर इलेक्शन हो रहा होगा, उधर तनख्वाहें रुक जाएंगी, फिर ये कोर्ट में जाएंगे कि हमें बजट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन जाएगी कि इनको ना इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ये अगर पैसा खर्चेंगे तो वो गैर कानूनी होगा। ऊपर कौमी असम्बली मौजूद नहीं होगी जो इनको कवर दे सके, तो दोनों तो हर तरफ निगरान हुकूमत होगी। तो उस वक्त ये बजट जो है अक्टूबर में एक इशू बन जाएगा। अगर ये 4 महीने का बजट पंजाब और केपी का भी पास किया जाता है और इलेक्शन नवंबर में कराने की बात की जा रही है, तो फिर इसका मतलब है दिसंबर में हुकूमतें आनी है। तो वो एक उस वक़्त भी आइनी सवाल और अदालतों में ये सवाल होगा कि अगले 2 महीने कैसे चलेंगे। लेकिन 6 माह पहले ही चल गए हैं, चलने तो 90 दिन थे। तो अगर 14 जनवरी को पंजाब टूटी है, 18 को वो टूटी हैं, तो जून तक उन्होंने इस्तेमाल तो कर लिया है। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि जनवरी में टूटी हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मई में टूटी होती हैं और 10 महीने आपने निगरान चलाना होता तो बजट तो 4 महीने का था आपके पास, आप 10 महीने निगरान कैसे चला सकते थे? लेकिन आइन से खेला जा रहा है इस मुल्क में। सब सियासी जमातें खेल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ आइन से नहीं खेल रही, उन्होंने इलेक्शन तोड़ा, आइन से खेला है। इन्होंने इंतखाबात नहीं कराए, इन्होंने आइन से खेला है। इलेक्शन के लिए बजट नहीं दिया कौमी असम्बली ने, आइन से खेला है। मुजम्मिल साहब, खुर्रम दस्तगीर ने भी इस पर बात की, उन्होंने क्या कहा है पहलवाते हैं। इंतखाबात के हवाले से जो हतमी फैसला है वो पीडीएम के और जो हमारे एलाइड पार्टीज हैं उन सब के सरबराहान ने मिलकर करना है। इलेक्शन के लिए जो सरमाया चाहिए वो इस बजट में मौजूद। उस वक्त रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी के भी अवेलेबल हैं, यानी बैलेट पेपर की प्रिंटिंग तक के लिए पैसे रखे गए हैं बजट में। मुजम्मिल साहब, आपने उनका शॉर्ट सुना, उनकी बात सुनी, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बैलेट तक के पैसे रखे हैं। ये पैसे साथ इसी शॉर्ट में हमारे वो प्रोड्यूसर ने पूरा नहीं काटा, वो नवंबर में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। नवंबर में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले तोड़ देंगे, जिसके बाद निगरान हुकूमतों के पास 90 दिन का वक्त होगा, तो हम जाके को 10 नवंबर को इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन डार साहब तो कह रहे हैं 30 सितंबर तक इलेक्शन ही नजर आ रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर का काम है और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन को देखेगा। अगर खुर्रम दस्तगीर साहब 10 नवंबर की डेट दे रहे हैं तो कहीं डिस्कस तो हुई है 10 नवंबर की। अभी तक तो 8 अक्टूबर की डेट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो अदालत में मौजूद है कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन अब खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं हम 10 नवंबर को कराना चाहते हैं। उसमें हम आगे जाके अगले सेगमेंट पे उस पर बात भी करेंगे कि करना क्या चाहती हैं। अब बलूचिस्तान का बजट आना है सिंध के बाद, मेरे ख्याल में वहाँ भी तनख्वाहें इसी तरह बढ़ा दी जाएंगी।
हालांकि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो हैं वो वफाकी हुकूमत से बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने ईसीसी की मीटिंग में जो नुमाइंदे बलूचिस्तान, पहले उन्होंने उसका बाइकाट किया, फिर जो नुमाइंदे शिरकत हुए उनको जाके उन्होंने सैक कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से सख्त नाराज़ हूँ। तो इस वक्त मरकज़ और बलूचिस्तान की हुकूमतों के दरमियान शदीद तनाव है। इस तनाव में वज़ीर आला बलूचिस्तान कैसा बजट लेके आते हैं, वो कैसा पास होते हैं, क्योंकि अभी तो ऐलान था कि बाप पार्टी जो है जिसकी बलूचिस्तान में हुकूमत है वो बजट सेशन का बाइकाट करेगी, लेकिन बजट सेशन वाले दिन सादिक संजरानी साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तो बाइकाट ख़त्म किया है। लेकिन बलूचिस्तान का बजट सारे बजट से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाव मौजूद है, पैसों के हवाले से तनाव भी मौजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे हैं कि हमसे जो पैसे वादे किए गए हैं वो हमें दिए नहीं गए, वफाक वो पैसे दे नहीं रहा। अब देखने की बात है कि क्या बलूचिस्तान में भी 30%, 35%, 17% इजाफा आता है, उसका पीएसटीपी कैसे आता है, और पंजाब और केपी का इलेक्शन तो हमने बजट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो अगर 4 महीने का भी आए तो 4 महीने में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे नजर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक के जाने पड़ते हैं। नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पंजाब, खासकर लाहौर, पाकिस्तानी सियासत का महवर और मरकज़ बना हुआ है। एक तरफ जहांगीर तरीन की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान नई सियासी बसात पर कदम रख दिया है, जबकि जिसमें ज़्यादातर वो अफराद नज़र आए हैं जो सियासत से ब्रेक लेने के दावे कर रहे थे। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त खामोशी छाई हुई है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन के लिए बजट में रकम भी मुख्तस कर दी है। इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, जहांगीर तरीन राब्ते में है परवेज़ खटक के साथ, तो आप और 30 से 40 MNAs हैं जिनके भी शामिल होने की उनकी पार्टी में इत्तलात हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या जहांगीर तरीन के साथ परवेज़ खटक भी शामिल होने जा रहे हैं? देखें, ये इस वक्त पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि मेरा कोई राब्ता नहीं है जहांगीर तरीन साहब से, जबकि उन्हीं के इस ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया है उनके बेटे साग खटक ने कि वी स्टैंड विद इमरान खान। आप समझे ना, अगर वी स्टैंड विद इमरान खान कहना है तो परवेज़ खटक खुद कह दें। आप मेरी बात समझें, वो आराम से ट्वीट करें वी स्टैंड विद इमरान खान, मसला लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इबाम ख़त्म हो जाएगा कि परवेज़ खटक इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, मेरा जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं है, इस हवाले से तमाम क़यासराइयाँ गलत हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने 9 मई को की मजम्मत की है और तहरीक इंसाफ के तमाम मुद्दों से इस्तीफ़ा दिया है। उनका और असद उमर का केस एक है, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं है लेकिन ओहदे छोड़ दिए हैं। पार्टी नहीं, बाकियों ने तो पार्टी छोड़ दी थी, परवेज़ खटक साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी है, ओहदे छोड़ दिए हैं। अब ओहदे छोड़ने के बाद उनका बेटा ऊपर से कह रहा है वी स्टैंड विद इमरान खान, इधर से इस्तेकाम पार्टी वाले कह रहे हैं उनकी हमारी बातचीत जारी है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो ग्राउंड की सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि उनका अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो कोई बड़ा ग्रुप ना बना लें और उस ग्रुप को लेकर जाएं जो केपी में कोई चेंज ला सके। मुजम्मिल साहब, जो खबरें हैं उन्होंने बेशक पार्टी नहीं छोड़ी, ओहदे छोड़ दिए हैं, और ये इत्तलात क्या दुरुस्त हैं कि अभी उनके राब्ते जारी हैं जहांगीर तरीन से और कुछ ही दिनों में कोई मुलाकात भी मुतवक्के है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी ये टाइम महीना 2 महीने ले जाएगा। अभी जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक में जो फासले हैं ना, उसमें काफ़ी चीज़ें तय होनी बाकी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ परवेज़ खटक ख़ुद को एस्पायर कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अगर वो इमरान खान के साथ छोड़ते भी हैं तो उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मिलेगा क्या? आप मेरी बात समझे ना, वो नंबर 2 पोजीशन पे आना चाहते हैं, वो तो नंबर 2 पोजीशन में पीटीआई में मौजूद थे, वो क्या सीएम केपी पे बन सकते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से दोबारा? मुश्किल नज़र आता है। फजलुर रहमान साहब सीएमशिप लेने के लिए बहुत बेताब हैं, ऐसे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीएमशिप मिलनी बहुत मुश्किल है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से?
वो भी अभी मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुश्किल नज़र आए। लिहाजा मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है, एक तो केपी के दोस्तों को उन्हें इकट्ठा करना है जिसमें 1 माह करीबन लग जाएगा। अगर उन्होंने केपी में कोई कंसेंसस बनाना है कि असद कैसर, देखे ना असद कैसर उस दिन उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर भाग गए। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ हूँ। अभी केपी के ज़्यादातर लोग अभी इमरान खान के साथ हैं। ज़्यादा डिफेक्शन जो है वो पंजाब से हुई है, केपी से अभी डिफेक्शन नहीं हुई इमरान खान के लिए उस तरह जिस तरह पंजाब की हुई है। केपी के बड़े लीडर भी अभी इमरान खान के साथ हैं, असद कैसर, शाह फरमान और जो महमूद खान जो वज़ीर आला हैं। देखें ना, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ, लेकिन केपी के वज़ीर आला ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है अभी तक, वो तो साथ खड़े हैं। तो ऐसे में परवेज़ खटक छोड़ दें और महमूद खान साथ खड़े रहें, तो मेरे ख्याल में परवेज़ खटक को हमें केपी और पंजाब का फ़र्क सामने रखना चाहिए। महमूद, मेरी बात सुने मुजम्मिल साहब, देखें अगर जिस तरह की खामोशी छाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप समझते हैं कि जिस तरह की सियासी हमें इतलात नज़र आ रही हैं और खामोशी का मंजरनामा नज़र आ रहा है, उस सारी सूरत हाल में परवेज़ खटक ने नई सियासी जमात बनाने का भी ऐलान किया है और खबरें भी हैं, इस हवाले से क्या इतलात है? मेरा नहीं, देखें अगर वो कोई नई सियासी जमात बनाएंगे तो वो एक सूबाई जमात होगी। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ बाप पार्टी है, ANP है, मुख्तलिफ MQM है कराची की हद तक, और सियासी जमातें जो हैं, कुछ हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सूबाई जमातें बनकर रह गई हैं। क्या परवेज़ खटक अपना रोल एक सूबाई लेवल पे देख रहे हैं और वो सूबाई जमात बनाने जा रहे हैं? तो क्या पूरी जो PTI है, केपी, उनके पीछे आने को तैयार है? मुश्किल लगता है मुझे। मुराद सईद उनके साथ नहीं आएंगे, अली मोहम्मद खान उनके साथ नहीं आएंगे, शाह फरमान उनके साथ नहीं आएंगे, महमूद खान उनके साथ नहीं आएंगे, असद कैसर उनके साथ नहीं आएंगे। देखें उनका और असद कैसर का एक पुराना तनाज़ा है। 2013 में जब परवेज़ खटक वज़ीर आला बने तो असद कैसर वज़ीर आला बनना चाहते थे, उन्हें स्पीकर बनाया गया, बाद में वो कौमी असम्बली के स्पीकर बने। वो 2 अलग अलग धड़े हैं। लिहाजा पंजाब की और केपी की सूरत हाल फ़र्क है। केपी में अभी उस तरह की डिफेक्शन हमें नहीं नज़र आई है। क्या परवेज़ खटक वो काम केपी में कर सकते हैं जो जहांगीर तरीन, अलीम खान, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक अवान, फ़याज़ुल हसन चौहान और जो पंजाब से हमें बड़ी बड़ी डिफेक्शन नज़र आई है, वो डिफेक्शन जिसमें मुराद से रास हैं, हाशिम डोगर हैं, पुराने जितने PTI के वज़रा हैं पंजाब के, देखें ना केपी के वज़रा ने उस तरह नहीं छोड़ा जिस तरह पंजाब के वज़रा ने छोड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि परवेज़ खटक नीचे देख रहे हैं कि PTI की पार्टी पोजीशन क्या है। अगर वहाँ से कोई 20-25 MPA, कोई 10-15 MNA छोड़ के इस्तेकाम पार्टी में आते हैं तो वो उनको लीड करते हुए आ जाएंगे। लेकिन अगर वो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं जाने का फैसला करते और वो कोई अलग शनाख्त बनाते हैं, ग्रुप अलग बनाते हैं, कोई अलग जमात बनाते हैं, क्योंकि अब सियासी जमात बनाने का वक्त बहुत मुश्किल है। आप एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना, अगर आप अभी वो फैसला नहीं करते हैं तो कब फैसला करेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो ये मुश्किल है। मुझे लगता है कि परवेज़ खटक साहब बहुत काफ़ी जो है कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, वो इलेक्शन किस साइड से लड़ेंगे जाकर, लेकिन वो उनको अभी जहांगीर तरीन के साथ जाना फिजिबल नहीं लग रहा। वो अकेले जहांगीर तरीन का ऐलान करके अलूफ हो जाएंगे, उनकी केपी में सारी पोजीशन ख़राब हो जाएगी, जो वो नहीं करना चाहते हैं, उनका सुसाइडल हो जाएगा। वैसे तो PTI और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमेंट किया है कि डेथ ऑन अराइवल हो गई है। डेथ ऑन अराइवल कहते हैं कि जैसे कोई मरीज़ जो ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो डॉक्टर उसको देख कर कहता है कि ये पहले ही मर चुका है, तो उनका मतलब है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च होने से पहले मर गई है। अब उनके इस कमेंट पे अलीम खान ने भी जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि इज़्ज़त ज़िल्लत तो सिर्फ अल्लाह के पास है, खुदा को मालूम है कौन डेथ ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। मतलब वो कह रहे हैं कि PTI का दी एंड है। शाह महमूद कह रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी डेथ ऑन अराइवल है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ बयान डाक दिया है। तो इसका मतलब है कि दोनों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI के दरमियान एक सियासी महाजराई भी होने जा रही है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कमेंट, ये आगे कमेंट का सिलसिला बढ़ेगा तो फिर ट्रोल्स का सिलसिला भी बढ़ेगा, फिर दोनों तरफ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उनको गद्दार कहेंगे, वो उनको गद्दार कहेंगे। तो हमें फ़िलहाल नज़र आता है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जो PTI है,
इसके दरमियान अगले कुछ दिनों में सियासी महाजराई बढ़ती नजर आ रही है, सियासी महाजराई बढ़ती नजर आ रही है। मुजम्मिल साहब, ऐसे में परवेज खट्टक क्या फैसला करेंगे, ये और भी ज्यादा अहमियत का बिल्कुल अहमियत का हामिल है। मुजम्मिल साहब, जहांगीर तरीन की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को खैराबाद कहकर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह पीटीआई के लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, क्या आप पीटीआई के कारकुन भी जाएंगे इस इस्तेहकाम पाकिस्तान में? और अगर जाएंगे तो क्या ये लोग वोट बैंक बना पाएंगे? देखें, पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है ना, वो और तरह की है। मसलन ये जो लोग हैं जो MNAs रहे हैं अपने इलाके से, ये वहाँ की मुकामी पीटीआई कारकुनों के साथ राब्ते में होंगे। अब उनमें से कितने कारकुन इनको सपोर्ट करते हैं और कितने जो हैं पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, एक डिवीजन तो हो जाएगी ना कारकुनान की सतह पर। कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मिसाल ले लें फवाद चौधरी साहब के हलके की, तो फवाद चौधरी साहब अपने हलके में 5 MNA रहे हैं, उन्होंने अपने कज़न को MPA का टिकट भी दिला लिया था। उनके हलके में एक डिवीजन हो जाएगी, कुछ पीटीआई के लोग पीटीआई के साथ रह जाएंगे, कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ आ जाएंगे। लोग सवाल कर रहे हैं कि अच्छा अगर कारकुनों की भी डिवीजन हो जाएगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कारकुनों की डिवीजन कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हो जाएगी, फिर वोटर की डिवीजन कैसे होगी? यकीनन वोटर की डिवीजन भी होगी, क्योंकि जो इन कारकुनों से जुड़े हुए वोटर्स होंगे, धड़े होंगे रूरल साइड पे, वो धड़े कुछ फवाद चौधरी के, मैंने एक हलके की मिसाल दी है, ये 20 हलकों की ऐसे रूरल मिसालें मौजूद हो सकती हैं। मतलब हाशिम डोगर का हलका भी ऐसे आप समझ लें, खुटियाँ का हलका है, कसूर का, एक हाशिम डोगर का तो भी धड़ा है ना वहाँ पर, वो उनके साथ वो पीटीआई में था अब तक, वो धड़ा पीटीआई को छोड़ेगा इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो पीटीआई को की स्ट्रेंथ इंतखाबी हलकों में कम ज़रूर होगी। कितनी कम होगी, उनमें से वो कितनी सीटें लूज कर जाएंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले कितनी सीटें जीत सकेंगे? क्या इस डिवीजन में दोनों को नुकसान होगा और तीसरी पार्टी फ़ायदा लेकर सीटें निकाल जाएगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई आपस में लड़कर किसी और का रास्ता हमवार कर देंगे? अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो यकीनन पंजाब में नून को और बाकी जगह और पार्टियों को फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। और अगर ये एडजस्टमेंट में एक ये जो लॉन्चिंग हुई है इस पार्टी की, बड़ी ज़बरदस्त लॉन्चिंग देखने में नजर आई, बड़े बड़े नाम नजर आए इस लॉन्चिंग की तकरीब में, लेकिन एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग भी हुई जिसमें जो बाद में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करती नजर आई। फवाद चौधरी साहब की जो नशिस्त थी वो स्टेज पर नजर आई थी, और लेकिन देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब साइड पर बैठे हुए नजर आए, और विजुअल और जो पिक्चर सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है उसमें नजर आ रहा है कि वो थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि वो लॉन्चिंग जिसने भी डिज़ाइन की है उसको नहीं पता उस दिन बजट है। उसकी तो बजट के करीब कौन सी ऐसी जमात लॉन्च करता है? सारा नेशनल फोकस बजट पर है, हर आदमी बजट पर बात कर रहा है। हम भी बजट ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक दिन पहले से शुरू हो गई है बजट ट्रांसमिशन। ऐसे में इस पार्टी लॉन्च करने का ये कौन सा टाइम था? मतलब किसी ने जहांगीर, ये सब सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनको या तो किसी ने सितारों के हाल से कह दिया है कि आपने उसी दिन लॉन्च करनी है, वरना ये बजट के बाद 4-5 दिन बाद पार्टी लॉन्च करते तो पार्टी की एक हाइप बनती, वो उसको नेशनल कवरेज मिलती, हर टॉक शोज में डिस्कस होता, उसके लोग आके बात करते। लेकिन बजट खा गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, उसकी लॉन्चिंग को बजट खा गया। मैं नहीं कह रहा पीटीआई खा गई या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह डेथ ऑन अराइवल हो गई, टेक्निकली वो दिन गलत था जो उन्होंने लॉन्च करने का चूज किया। अब जहाँ तक आपने बात की है कि जी फवाद चौधरी साहब चेहरा छुपाए हुए थे, चेहरा फयाजुल हसन चौहान साहब भी छुपाए हुए थे, बड़ा मुश्किल है फवाद चौधरी साहब का इस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनना, वो नहीं बनेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, वो इसका कोई फेस नहीं बनेंगे। अभी वो मजबूरी में इसको ज्वाइन तो कर लिया है उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उनका अभी इसको फ्रंट फुट पे आकर खेलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इमरान खान का केस लड़ चुके हैं। फिर लोग बात कर रहे हैं कि वो मुशर्रफ के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहे हैं, PTI में, अब ये उनकी चौथी पार्टी है, तो उनके लिए पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है। उनके लिए काम आसान कब होगा? देखिए, उनके इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए काम आसान होगा अगर इमरान खान साहब अगले इलेक्शन का बाइकाट करते हैं। अगर वो कहते हैं कि मुझे मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं मिल रहे,
मैं इस प्रोसेस का बाइकाट करता हूँ, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुब्बारे में बड़ी हवा भर जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन साहब इस इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे? ये तो अभी देखने की बात है, वो कितनी बंद गली में जाते जा रहे हैं, किस हद तक। अभी उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होती है, सज़ा होती है, नाअहली होती है, जेल होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब मेरे पास तो कोई सितारों का हाल तो है नहीं, लेकिन उनके लिए आगे आने वाले दिन तो मुश्किल हैं। और उन मुश्किल दिनों में आगे सियासी तौर पर वो, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ सियासी दानिशमंदी के फ़ैसले नहीं किए हैं। मतलब असम्बलियों से इस्तीफ़े देना फजूल फ़ैसला था, आज उसका नुकसान भुगत रहे हैं। पंजाब और केपी असम्बली तोड़ना कोई दानिशमंदाना फ़ैसला ना हुआ, अपनी अच्छी भली हुकूमतें ख़त्म कर दी, 6 महीने से सड़कों पर रुल रहे हैं, हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं, इलेक्शन मिला नहीं है। इसी तरह इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़े वापस लिए, फिर 9 मई, मतलब इसको कौन दानिशमंदी कह सकता है? तो वो कहते हैं कि अगर उन्होंने हमाकतों के इतने फैसले किए हैं तो वो और जारी रखेंगे। असम्बलियाँ डिसॉल्व करना कहीं ना कहीं तो ये लोग शर्मिंदगी का, और इनके अंदर एक चीज़ ये तब होगा कि तो ये अगर उन्होंने जिस तरह के ब्लंडर्स किए हैं, 2 ब्लंडर और कर दिए तो फिर क्या होगा? फिर तो मंजरनामा और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई यहाँ से संभलने की बात की तो वो और बात है, जैसे शाह महमूद उन्हें कह रहे हैं कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं। देखिए ना, आज जो माशी टीम का इजलास है पीटीआई का, उसकी सदारत शाह महमूद ने की है, उसकी सदारत इमरान खान साहब ने नहीं की है, यहाँ पीटीआई चेयरमैन पीटीआई ने नहीं की है। तो इसलिए अगर क्या शाह महमूद को आगे ला रहे हैं, क्या इमरान खान पीछे जा रहे हैं, क्या बाइकआउट करने जा रहे हैं? जैसे जैसे पीटीआई नीचे आएगी, जैसे जैसे चेयरमैन पीटीआई नीचे आएंगे, मुश्किल में फंसते जाएंगे, आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऊपर जाती नजर आएगी। ठीक है, आपका पॉइंट ये आ गया। पेंडुलम है इनके दरमियान। अगर चेयरमैन पीटीआई ऊपर जाएंगे तो वो नीचे आएगी, अगर वो ऊपर जाएंगे तो वो नीचे आएगी, दोनों बराबर नहीं खेल सकते। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ती हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने 144 खरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया, जिसमें 69 खरब 24 अरब का खसारा और 223 अरब के इजाफी टैक्सेस नाफिज कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के साथ साथ कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है, और इसी के साथ साथ बजट में 223 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी आयद किए गए हैं। महसूलात की वसूली का बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के जरिए हासिल किया जाएगा। हुकूमत के दावे के मुताबिक ये एक बेहतरीन बजट है, लेकिन आम आदमी को इस बजट से क्या और कितना रिलीफ मिलेगा, और क्या हुकूमत की जानिब से दिया गया बजट रिलीफ आवाम तक कैसे पहुंचेगा, ये एक सवाल है। मुज़म्मिल साहब, हुकूमत ने आइंदा माली साल का 2023-24 का 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट पेश किया है। IMF से डील और किस्त के बगैर ये बजट कैसा है, कैसे देखते हैं आप? देखें, एक तो बड़ी राय थी कि ये इलेक्शन बजट होगा और इसमें बड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई रिलीफ क्या? अब ना बिजली सस्ती है, ना पेट्रोल सस्ता है, ना और कोई चीज़ें गवर्नमेंट ने सब्सिडी। तो मेरे ख्याल में कि जो तो लोग ये ख्याल कर रहे थे कि हुकूमत को इलेक्शन बजट दे के चली जाएगी वो तो नहीं है। जो उन्होंने सोलर पैनल्स, सोलर पे पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं, IT पे रिलीफ दिया है, ज़राअत पे दिया है, ये तो एक पॉलिसी डिसीजन हैं, ये इलेक्शन डिसीजंस तो नहीं है कि आप अपनी ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं, IT को। हाँ, सवाल ये है कि IMF के बगैर या IMF के साथ हुकूमत का पोस्चर ये है कि वो IMF को साथ लेकर चलना चाहती है। हुकूमत की पॉलिसी ये है कि वो उसको पता है कि IMF नहीं होगा, लिहाजा हमें IMF के बगैर चलना है। हुकूमत ये बात कहना नहीं चाहती। आज डार साहब ने कहा कि प्लान बी मौजूद है, लेकिन उसकी बात नहीं की जाएगी। मुझे ये लगता है कि ये बजट बनाते हुए कहीं ना कहीं हुकूमत के जहन में ये मौजूद है कि अगर IMF ना आया तो हमने सस्टेन करना है। मेरी बहुत से माशी माहिरीन से बात हुई है, उनके ख्याल में अगले साल अप्रैल से पहले कोई ऐसी बड़ी पेमेंट पाकिस्तान ने नहीं करनी है जिससे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो। लिहाजा आप दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। इस दौरान इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, IMF नहीं भी होगा तो मुल्क चल जाएगा। जो बाकी इलेक्शन हैं, तो ये एक ऐसा बजट है जो मुल्क चलाने के लिए दिया गया है। इसमें कोई लोगों को उस तरह, देखें ना, इमरान खान साहब ने तो 10 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये बिजली, मुआहदा तोड़,
इन्होंने IMF के साथ चलने की बात अच्छा की है। मुजम्मिल साहब, जिस तरह IMF ने टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी और उनकी तमाम शराइत को पूरा भी किया गया इस बजट में और उनके साथ ये शेयर भी किया गया था, तो आप समझते हैं कि अब नवा जायज़ा इजलास मुकम्मल हो जाएगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे IMF के पाकिस्तान के साथ? मैं नहीं समझता, क्योंकि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए, वो अभी पूरी नहीं है। और IMF कहता है कि वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जब तक आप पूरी नहीं करेंगे हम नवा जायज़ा नहीं करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट 2-3 स्कीम्स लाई है। एक वो डायमंड कार्ड वाली लाई है, उससे कितने डॉलर पाकिस्तान में आ जाते हैं। एक वो $1 लाख वाली स्कीम है कि आप वो $1 लाख लाएंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक है कि 50,000 की रेमिटेंसेस पे आपको डायमंड कार्ड मिलेगा। तो कुछ रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए और कुछ बाहर से पैसे लाने के लिए 2-4 स्कीमें इसमें शुरू की गई हैं। वहाँ से एक अंदाज़ा है कि डायमंड कार्ड से $2 बिलियन आ जाएंगे। अब वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते मैं प्रेडिक्ट नहीं करा, लेकिन कल हमारी मलक बोस्तान से तोलावाला से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इससे $2 बिलियन आ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ये देख रही है कि जो उसने इंसेंटिव दिए हैं ओवरसीज़ को, वहाँ से रेमिटेंसेस में कोई $2 बिलियन $3 बिलियन आ जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो वही प्लान बी नज़र आ रहा है। बाकी जो आपने $25 बिलियन देना है उसमें 13 बिलियन रोल ओवर हो जाएगा। आपने 12-11 बिलियन देना है, वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए अगर कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हो जाए। ठीक है मुजम्मिल साहब, असद उमर कह रहे हैं कि बजट के लिए कहा जा रहा था कि असम्बली तहलील नहीं करते, लेकिन हुकूमत की बजट जो हुकूमत की जानिब से पेश किया गया वो ना ही पेश करती तो ज़्यादा बेहतर था। पार्टियों के फैसले आवाम करते हैं। आपकी क्या राय है, क्या ये वाकई बजट बहुत बुरा था? नहीं, बजट बुरा नहीं है, बल्कि असद उमर साहब को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बजट में 48 अरब रुपए इलेक्शन के लिए रख दिए गए हैं। देखिए ना, अब तक पंजाब और KP में इलेक्शन इसलिए नहीं हो सके थे कि कौमी असम्बली उसके पैसे रिलीज नहीं कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी बंद गली में फंसा हुआ था कि वो कौमी असम्बली पर तौहीन अदालत कैसे लगा दे, क्योंकि हुकूमत तो नहीं रोक रही थी। हुकूमत कह रही थी हम तो देना चाहते हैं, कौमी असम्बली ने बिल मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया। अब जब ये बजट पास हो जाएगा तो 48 अरब रुपए इलेक्शन के लिए इस बजट में रख दिए गए हैं। तो बात कौमी असम्बली के गोल से तो निकल गई, फिर अब तो गवर्नमेंट ने रिलीज़ करने हैं पैसे रिलीज तो क्या मेरा सवाल तो उल्टा है कि ये बजट पास होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट पंजाब और KP में जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर देगा? वो कहेगा पैसे तो आ गए। पैसों की रुकावट थी ना, तो पैसे तो इस बजट में आ गए और ये बजट पास होगा, अगले दिन पैसे मौजूद होंगे। अब कौमी असम्बली पैसे अगले दिन मनसूख तो नहीं कर सकती कि आप ये पैसे नवंबर-दिसंबर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर ये मंजूर हो गई तो फिर पंजाब और KP के इलेक्शन सुप्रीम बंदियाल साहब का बेंच अगर जुलाई में या अगस्त में अनाउंस कर दिए और ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मुझे और मुजम्मिल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।